अस्सलाम। आज हम चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनके डिफरेंट नाम में देख लीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये जो इसमें हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग लिया है, इसके साथ कोई भी मैस जो मैस हमने अटैच किया है वो हमारे पास कोई भी पॉइंटर या फिर पेन लिया है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट की है हमने ये वर्टिकल अरेंजमेंट की हुई है। और ये जो हमने स्प्रिंग जिसके साथ पॉइंटर अटैच किया हुआ है इसको हमने किसी भी टाइम स्केल सुटेबल पेपर पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये जो हमने सारा ये जो अरेंजमेंट की हुई है ना स्प्रिंग के साथ पेन, इसको किसी भी सुटेबल टाइम स्केल पेपर पे रख दिया है। और वो जो पेपर है यानी कि यूँ इस तरह से फोल्ड था, ठीक है। और उसको जब हमने खोला है उसने क्या किया, उसकी लेफ़्ट से यानी कि राइट टू लेफ़्ट इसने मूवमेंट की है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर है हमारे पास इसको जैसे ही हम नीचे लाएंगे यानी कि इसमें डिस्टर्ब करेंगे, ये क्या करेगा, ओसिलेट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें ओसिलेशन स्टार्ट होगी, मतलब कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये ओसिलेट हो रहा है, इधर से हमने इसके क्या किया है, पेपर को मूव करवा दिया है। अब देखिए अगर पेपर को मूव ना करवाते इसने क्या करना था, सिंपल ऊपर नीचे इस तरह से ओसिलेशन इसकी होनी थी। क्योंकि अभी साथ साथ इसके पेपर भी मूव करे तो अब ये पॉइंटर है ये क्या करेगा, इस तरह से ओसिलेशन के दौरान इस तरह से हमारे पास एक वेव बना देगा, यूं करके ये इस तरह से हमारे पास इसकी वेव बन जाएगी। ऑसिलेशन के दौरान ये इस तरह से ये वेव फॉर्म बना देगा। और यही हमारे पास इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, यानी कि ये साथ साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ, क्योंकि ये हमारे पास टाइम स्केल पेपर है तो जो इसमें ये जो कर्व बन रही है, जो हमें ये वेव दे रही है, उसको हम नाम देते हैं वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसकी नेक्स्ट हम समझते हैं हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखिए ऑसिलेशन के दौरान हमें ये वाली वेव फॉर्म दे रही है। अगर मैं इसको सिंपल ड्रा करूँ, ये अब देखें, अब टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है इसमें चेंजिंग। पहले इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता, क्योंकि हमारे पास टाइम की लाइन है, इसमें थोड़ा और डिस्टेंस कवर किया, थोड़ा और, यानी कि इस तरह से इसमें क्या हो रही है, चेंजिंग आ रही है। टाइम के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसमें चेंज आ रहा है। अब हमने बात किसकी करी है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारे पास ये मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन से लेकर किसी भी इंस्टेंट तक इसका जो डिस्टेंस, यानी कि इस इंस्टेंट तक यानी कि किसी भी इंस्टेंट तक मीन पोजीशन से लेकर इधर तक इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें किस तरह से होगी, तो हमारे पास होगी द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। इसको हम किसका नाम दे देंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है कि ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है। अब देखिए इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, इधर से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है। जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है उस को हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इधर से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है जी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमारे पास क्या होती है? वाइब्रेशन हमारे पास होती है कि हमारे पास कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपना कंप्लीट ट्रिप कब कंप्लीट करती है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जब डिस्टर्ब करते हैं इधर लेकर जाते हैं और फिर बाद में इसको छोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, यूँ इस तरह से मूव होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर तो अब देखें इस पॉइंट से लेकर ये इधर आया, फिर इधर, फिर वापस इधर, यानी कि इधर से इधर और दोबारा फिर इस पोजीशन पे वापस आया। इसको हम कहेंगे इसने हम क्या किया, अपना एक कंप्लीट ट्रिप को मुकम्मल कर लिया। और इसी तरह इस एग्जांपल को देखें, इस स्प्रिंग को जब हम डिस्टर्ब करेंगे इधर, यानी कि इधर से ला कर छोड़ेंगे, ये क्या करेगा, इधर आएगा, फिर थोड़ा सा कंप्रेस होगा, फिर दोबारा मेन पोजीशन पे और फिर सेट रहेगा। यानी कि दोबारा जब इस पोजीशन पे आएगा उसको तो हम कहेंगे इसने अपना एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल कर लिया, एक अपना कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। और इसको हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन का। तो इसके डेफिनेशन लिखना चाहे तो हमारे पास कैसे होगी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये हमारे पास कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी की टर्म है वो हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, अब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो हमारे पास है टाइम पीरियड। मतलब कि देखें वाइब्रेशन हमारे पास बॉडी वाइब्रेट हुई, ठीक है, हम कहते हैं उसने 1 मिनट में, यानी कि उसने अपना जो ये कंप्लीट सर्कल मुकम्मल किया ना वो 1 सेकंड में किया। तो ये जो 1 सेकंड होगा ये हमारे पास इसका कहलाएगा टाइम पीरियड। यानी कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा वो हमारे पास कहलाएगा टाइम पीरियड। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। हमारे पास क्या कहलाएगी, टाइम पीरियड कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे सॉरी इसका फॉर्मूला बताना, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो हमारे, चलें इसका नेक्स्ट बता दूँगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, हमारे पास अब देखें हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास एक वाइब्रेशन हमारे पास जितने टाइम में कंप्लीट हुई है उसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। अब 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशन इसने की उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। यानी कि पहले हमारे पास टाइम था, इसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट, इसने एक अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट की 1 सेकंड में, ठीक है। यानी कि इसकी एक वाइब्रेशन है तो हम कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या होगी, 1 हर्ट्ज होगी। अगर यही इसने, यानी कि अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब ये टाइम हमारे पास 1 सेकंड ही रहना है इस फ्रीक्वेंसी में। देखिए इसमें हमारे पास इसने ज़्यादा वाइब्रेशंस की है, ये किसने की, फिर उसके बाद ये एक की, हम फॉर एग्जांपल इसने 2 की है तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होगी 2 हर्ट्ज होगी। यानी कि इसने 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट की है। तो ये जो 2 वाइब्रेशन कहलाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बन जाएगी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, the number of vibration completed in 1 second is called frequency। और इसको सिंपल इन टर्म में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/T। और इधर से हम टाइम पीरियड का भी निकाल कर सकते हैं, कैसे, T इज इक्वल टू 1/F। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 यूनिट टाइम में कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी रोटेशन कंप्लीट करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस completed in
1 सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। ठीक है, इसमें अगर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 पाई 1/टी। तो ये 1/टी हमारे पास किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के, तो ये बन जाएगा 2 पाई/f का। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है, हमारे पास इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, समझ आई, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।